आज हम कक्षा 10 के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम जो प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद हम इन रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उसका ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद इसके सॉल्व करने की विधियों में बीजगणितीय विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड और वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। पिछले क्लास में हमें पढ़ चुके हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है वह रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए x+4 = 0। यहाँ जो चर है x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो यह रैखिक समीकरण का। मान लीजिए x² + 2x + 3 = 0 लिख दे, तो यहाँ x की अधिकतम घात यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो अधिकतम 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम बात करेंगे रैखिक समीकरण की, यानी ऐसे समीकरण जिसमें अधिकतम घात जो चर राशि है उसकी 1 हो, उसकी, और लेकिन उसके बाद लिखा हुआ कि वो दो चर होने चाहिए। और उसके बाद लिखा है युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब 2। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब इसके बाद कि रैखिक समीकरण आप लोग समझ चुके हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। इसके बाद दो चर, यानी कि हमने जो यहाँ चर यूज किया है, जो वेरिएबल्स यूज किया है वो 1 है। इसमें यदि एक और चर ला दिया जाए तो दो चर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए x+y = 0। यह भी एक समीकरण है, लेकिन यह दो चर हैं। और किस प्रकार का, तो अधिकतम घात दोनों के देखिए 1 है, तो इसलिए यह दो चर में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो आप समझ चुके होंगे कि दो चरों में रैखिक समीकरण कैसा दिखता है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरीके का होता है, ax + by + c = 0। ये एक इसका व्यापक समीकरण है दो चरों में रैखिक समीकरण का। अब इसमें जो यहाँ कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है a, b और c, ये जो क्या है, ये वास्तविक संख्या है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये चर के जो हैं a और b, जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, ये नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, इनकी वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। ये आप समझ भी रहे होंगे क्यों नहीं शून्य होनी चाहिए, क्योंकि यदि यह शून्य हो गया a, तो यह शून्य से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ एक ही चर बचेगा, तो फिर दो चरों में रैखिक समीकरण यह नहीं बन पाएगा। इसलिए ज़रूरी है ये दोनों वैल्यू जो शून्य है, इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि दोनों संख्याओं का जो स्क्वायर है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप जानते, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, तो ये एक लीनियर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे मान लीजिए कैसे बना हुआ है, तो ये हमेशा एक सीधी लाइन बनती है, इसीलिए इसका नाम रैखिक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, जो हल होता है, जैसे कि ये जो भी समीकरण है, समीकरण का जो प्रत्येक हल होता है, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए ये जो हमने इसका एक स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, x का जो मिलेगा, y का जो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे अगर हम इसको डिनोट करें तो क्या होगा, कोई न कोई एक निर्देशांक को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो वही है, समीकरण का जो प्रत्येक हल होता है उसको निरूपित करने वाली रेखा
परिस्थिति एक बिंदु होता है और बिंदु इस प्रकार के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दो चरों में, ये तो व्यापक रूप है एक समीकरण था, दो चरों के रूप में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, क्योंकि अब हम दो चरों में रैखिक समीकरण समझ गए, दो चरों में रैखिक समीकरण समझ गए। अब हम बात करेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म की। तो जैसे मान लीजिए अगर एक यह व्यापक रूप है, अब हम दो इक्वेशन बनाते हैं, तो a1x b1y c1 = 0, a2x b2y प्लस c2 = 0। ये मान लीजिए 1 है, ये 2। अब यहाँ जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कोफिशिएंट है उनकी, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन इसमें इन सबों की बात जरूर ध्यान देना है, इन सबों को a1 0 नहीं होना चाहिए, b1 0 नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से a2 और b2 भी। ठीक, तो ये जो हमने दो इक्वेशन लिए हैं, हर एक जो है दो चरों में रैखिक समीकरण है, ये भी दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो इस प्रकार के समीकरणों को, जो दो चरों में रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की अगर बात करेंगे तो दो हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो इसे ही कहते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि एक ही तल में, मतलब ये जो हमारा प्लेन है, इसी एक ही तल में यदि दो रेखाएं हैं, रेखाएं सीधी रेखाओं की बात हो रही है, एक ही तल में दो रेखाएं, तो इसकी क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, यानी जो रेखाएं हैं वो दो हैं, तो वो किस किस स्थिति को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक स्थिति यह हो सकती है कि दोनों रेखाएं जो है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब यह हो गया, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक, और दूसरा ऐसे, ये दोनों सीधी रेखाएं हैं, इस बिंदु पर क्या हो रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और तीसरा रेखाएं समपाती हैं। प्रतिच्छेद नहीं करती हैं इसका मतलब जब करती हैं तो इस प्रकार, और जब नहीं करती है मतलब वो पैरेलल होंगी, मतलब एक दूसरे से। मान लीजिए ये रेखा ऐसी होगी, ये रेखा ऐसी होगी। और तीसरी यदि संपाती हैं, संपाती का मतलब होता है कोइंसिडेंस, यानी कि मान लीजिए जैसे देखिए एक रेखा ऐसी है, ठीक, और ये दूसरी रेखा इसी के ठीक ऊपर है, तो ठीक ऊपर आप कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे बगल में करके इस तरीके से आप बना सकते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर। तो यही आपके पास तीन कंडीशन है, जब यदि आप किसी दो रैखिक समीकरणों के युग्म को जब बनाएंगे किसी ग्राफ में, तो दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद कर सकती हैं या तो नहीं कर सकती हैं, यानी कि पैरेलल कुछ इस तरीके से। और तीसरा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं, संपाती हो सकती, कोइंसिडेंस हो सकती हैं। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के। पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त किए। सबसे पहले बीजगणितीय यानी इक्वेशन बनाना है, समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म बनेगा क्योंकि दो कंडीशन है, और उसके बाद इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि इसका ग्राफ कैसा हुआ, फिर दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे या फिर संपाती होंगे। तो सबसे पहले इसको हम बीजगणितीय में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे देखिए आप कैसे करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं दो कंडीशन है, एक है 7 वर्ष पूर्व और एक है 3 वर्ष बाद। जैसे मान लीजिए आज मेरी उम्र 5 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो उसमें क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे। आज मेरी उम्र 5 साल है, 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो क्या करेंगे 2 उसमें से घटा देंगे।
ठीक वैसे ही देखिए यहाँ दो हैं, आफ्ताब है और इसकी पुत्री है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे मान लीजिए, माना आफ्ताब की उम्र x ईयर और उसकी पुत्री की उम्र y ईयर। करंट उम्र, आज की उम्र x और y। अब 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले की बात हो रही है पहले कंडीशन में, तो यानी दोनों की उम्र घटेगी, तो आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी? तो आफ्ताब की जो उम्र होगी वो x माइनस 7 ईयर्स की हो जाएगी, और उसकी जो पुत्री की आयु होगी वो y माइनस 7 ईयर्स की। पहले तो हम ये करेंगे, लेकिन 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने, यानी पिता जो है यानी आफ्ताब जो है 7 गुने के हैं, तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन बनेगा यानी कि जो आफ्ताब 7 गुना हो जाएंगे अपनी लड़की के। देखिए इसे हम आप मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, ना कि आफ्ताब में, क्योंकि ये पहले से ही 7 गुना है, 7 से कर देंगे तो 49 गुना हो जाएगा। तो लड़की को उसकी पुत्री में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसको आप थोड़ा सा एग्जैक्ट वे में लिख सकते हैं कि x माइनस 7 माइनस 7 अब इसको इधर लेके आइए, x माइनस 7y इक्वल टू, आप इसको जब उधर लेके जाएंगे -42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए दूसरी लाइन, 3 वर्ष बाद, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र पहले चेंज करिए। आफ्ताब 3 वर्ष बाद, आज x के हैं तो 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, x प्लस 3 ईयर्स। उसकी पुत्री कितने ईयर्स की हो जाएगी, तो y प्लस 3 ईयर्स। अब देखिए रिलेशन क्या है, 3 गुने, यानी कि जो आफ्ताब है सिर्फ 3 गुना ही रह जाएगा, y प्लस 3। अब उसको थोड़ा सा करेक्ट वे में आप लिख सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपके दो इक्वेशन बनेंगे। तो ये दोनों क्या होगा, यही आपका बीजगणितीय रूप है, और यही दोनों आपके दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म है। अब इसका क्या करना है, ग्राफ ही में व्यक्त करना है। तो ग्राफ पे आप कैसे बनाएंगे, आपका इसके निर्देशांक पता होने चाहिए। निर्देशांक कैसे पता चलेगा, आप जैसे देखिए फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 जो है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -42 प्लस 7y। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब आप एक टेबल बनाइए कुछ इस तरीके से। आप देखिए यहाँ y की वैल्यू पुट, आप यहाँ x रखिए, y कम से कम आप देखिए मिनिमम 3 या 4 भी आप रख सकते हैं, और इनसे जो निर्देशांक मिलेंगे उसी से हम ग्राफ बनाएंगे। ये x y और ये मिनिमम 3। अब देखिए कैसे रखना है, दो इक्वेशन है, तो यहाँ y इक्वल टू यदि आप 1 रखें, आप जो भी आसानी हो, कुछ ऐसे नंबर्स जिनको आप पुट करने में आसानी हो, जैसे कि हम यहाँ रख रहे हैं 5, यानी y इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 5। तो जब y इक्वल टू 5 रखेंगे तो 7 5 35 -42 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि -7 आएगा। आप यहाँ 6 रख सकते हैं, तो 7 से जा 42, -42 जीरो हो जाएगा। आप यहाँ यदि 7 रखें तो क्या हो जाएगा, +7 मिलेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं आपका जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -7, 5, 0, 6, 7, 7। इसको आप सबसे पहले ग्राफ पे बनाइए। देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया है ग्राफ। अब आप इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए पहला जो है -7, 5, एक्स पे -7, एक्स पे -7, और वाई पे क्या है 5, तो वाई पे 5, तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ होगा। ठीक, फिर 0, 6, एक्स पे 0, वाई पे 6, यानी आपका जो कहाँ होगा, यहाँ होगा। तीसरा 7, 7, यानी इस पे 7 और यहाँ 7, यानी कि यहाँ। अब आप क्या करेंगे, इस तीनों को ऐसे मिला लेंगे। इस तरीके से आपका इस इक्वेशन के लिए एक सीधी लाइन मिल जाएगी। ये आपका पहला था, इस चीज़ का क्या था, -7, 5, ये आपका 0, 6 था, और ये था आपका 7, 7। इस तरीके से आप इस दूसरी लाइन को भी, दूसरे वाले को भी बना लेंगे वैल्यू पुट करते हुए। ये मैंने यहाँ y की वैल्यू 0 रखा हुआ है, 6, -1 पे 3,
और -2 पे 0। आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब पहला हो जाएगा 6, 0 देखिए यहाँ पे और दूसरा जो आएगा 3, -1 3, -1 यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा 0, -2 और एक सीधी लाइन। तो आपका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये इसके दोनों बीजगणितीय रूप हो गए, ये और ये इसका ग्राफीय रूप। अब अगले प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्रिकेट टीम के कोच ने 39 में 3 बल्ले 6 गेंदे, उसके बाद एक बल्ला, एक और बल्ला और 3 गेंदे 1300 में। बीजगणितीय रूप और ज्यामिति यानी कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 चीज़ें हैं, बल्ला है और गेंदे हैं। तो माना एक बल्ले का मूल्य ₹x और तथा एक गेंद का मूल्य ₹y। तो अब पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट वाले कंडीशन से 3 बल्ले हैं, तो 3 बल्ले हैं तो क्या हो जाएंगे 3x, 6 गेंदे हैं तो 6 × y, कितना पैसा लग रहा है 3900। ये आपका पहला हो जाएगा। सेकंड कंडीशन जो है एक बल्ला है तो 1 × x तो सिर्फ 1 x और 3 गेंदे हैं तो 3y बराबर 1300 रुपये लग रहा है। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये आसानी से इक्वेशन बन गया। अब इसका जो सॉल्यूशन है कैसे करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट से आप x = क्या लिख सकते हैं -6y/3। अब आप इसका एक टेबल बना लीजिए यहाँ पे। एक्स वाई कम से कम 3 पॉइंट यहाँ लिख लीजिए और ठीक है ऐसे ही दूसरे के लिए भी। ठीक, दूसरे से क्या हो जाएगा x = 1300 - 3y। अब इन दोनों का जो वैल्यू होगा आप उसको यहाँ ग्राफ बना लीजिए, उसमें रिप्रेजेंट कर लीजिएगा जो भी सुविधा अनुसार हो। जैसे कि यहाँ हमारे हम y = क्या पुट करें 500 तो 6×25 कितना होगा 900/3 कितना हो जाएगा 300। y = मान लीजिए 600, 3600 में से 300, 300/3 तो ये 100 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 700 आप पुट करते हैं तो 7×6 = 42 तो आपका 300 -300 तो क्या हो जाएगा -100। इस तरीके से आपके मिल जाएंगे। इसी तरीके इसमें भी आप कुछ वैल्यू रख लीजिए। मान लीजिए y = आप 400 रख लेते हैं तो 400 4 3 12 तो 100 मिलेगा। मान लीजिए आप यहाँ 300 ही रखते हैं सिर्फ तो 3 3 के 9 तो यहाँ क्या मिलेगा 400 हो जाएगा। x के देखिए y रख रहा है तो आपको x मिल रहा है। यदि आप इसको y भी निकाल सकते थे, x पुट करेंगे तो y मिल जाएगा, जिसमें भी आपको आसानी हो। यदि मान लीजिए आप y = 500 रखते हैं तो आपका 5 3 15 -200 हो जाएगा। और आप इसका एक ग्राफ बना लीजिए, आप उसमें डिस्टेंस 100 का ले सकते हैं। आप इस वैल्यू को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए x पे क्या है 300, तो x पे जब 300 था तो y पे कितना है 500, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ हो जाएगा 100 पे 6, तो 100 पे जो है आपका 600 है, आपका जो यहाँ हो जाएगा। फिर -100 पे जो है 700 तो आपका यहाँ हो जाएगा। और आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे तो स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। फिर ठीक है ऐसे ही इस वाले समीकरण का भी जब आप बनाएंगे तो 100 पे देखिए 400, पहले आप इसको एक स्ट्रेट लाइन से कवर अप कर लीजिए। इसका 100 पे देखिए 400 है तो 100 पे 400 आपका यहाँ मिलेगा। फिर आपका 400 पे 300, 400 पे जो है आपका 300 यहाँ हो जाएगा। इसका -200 पे जो है 500 है तो आपका यहाँ हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे स्टेट में कन्वर्ट कर लीजिए, एक लाइन में ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफिक निरूपण होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 है। बीजगणितीय रूप में लिखना है और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो यहाँ देखिए 2 चीज़ें सेब है और अंगूर है। तो मान लीजिए माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये
और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो y रुपये। तो फर्स्ट कंडीशन जो ये कहती है कि 2 किलोग्राम सेब है तो 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर है तो 1 इंटू वाई, 160 रुपये। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड जो कंडीशन है, 4 किलोग्राम जब था तो 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर है 2y तो 300 रुपये। तो यही आपके दोनों बीजगणितीय रूप हैं। अब इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए हमको निर्देशांक चाहिए, तो हम निर्देशांक आप बना लेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार कम से कम 3 निर्देशांक लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट से आप किसी को भी सुविधा अनुसार, चलिए अब हम यहाँ y निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x, और फ्रॉम सेकेंड से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 300 माइनस 4x बटे 2। अब आप अपने सुविधा अनुसार वैल्यू रख लीजिए। अब यहाँ आप देखिए x की वैल्यू रखेंगे तो y मिलेगा। इसके पिछले वाले में हम y की वैल्यू x की वैल्यू रख रहे थे, y की वैल्यू रख रहे थे तो x मिल रहा था। इस तरीके से हम बना लेंगे और अपने सुविधा अनुसार कोई भी वैल्यू रख लेंगे जिसका हम ग्राफ आसानी से बना सकें। तो अगर आप x इक्वल टू 50 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। यदि आप यहाँ 60 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 ने 6 2 जा 120 40। यदि आप यहाँ 70 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 20। इस तरीके से आपको नंबर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू हमने रखा 50, 54 या 200 माइनस 300 तो 100/2 तो 50 मिलेगा। यहाँ मान लीजिए आप 60 रखते हैं तो 6 4 जा 240, 60/30 मिलेगा y की वैल्यू। और यदि आप 70 रखते हैं तो 10। तो इस तरीके से दोनों मिल जाएंगे। अब इसका ग्राफ बना सकते हैं आप। ये सभी वैल्यू पॉजिटिव में थी, इसीलिए सिर्फ मैंने पॉजिटिव वाले में लिया है। अब आप जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आप यहाँ देखें निर्देशांक 50, एक्स पे जो 50 है तो वाई पे आपका 60 है। तो आपका जो आपका ऐसे आप ले सकते हैं। दूसरा 60 पे 40 तो आपका जो होगा यहाँ होगा। तीसरा 70 पे 20। अब इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। जो दूसरा इक्वेशन है 50 पे 50 तो दैट इज 50, आपका 50 यहाँ हो जाएगा। 60 पे 30 है, 60 पे 30, और जो ये 70 पे 10 नंबर। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो इसका जो ज्यामितीय रूप होगा कुछ इस तरीके का होगा। आप इसके निर्देशांक चाहें तो लिख सकते हैं। अब अगले भाग में हम दोनों समीकरण का ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।